सबका धन्यवादी हूं और आप सबका पुनः मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछले कुछ सालों से यानी 2 साल मान तो लेंगे ही कि हमारे यहाँ चुनाव हो रहे हैं और हर चुनाव में नए नियम लग रहे हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण कब बढ़ता है कब घटता है, इस तरीके से उसके साथ हम लड़ रहे हैं और इसके बीच में चुनाव भी लड़ रहे हैं। और चुनाव आयोग समय समय पर नए नियम कोरोना को देखते हुए लगाता है और हम प्रयासरत रहते हैं कि हम उन नए नियमों को मान करके आगे चलें। यह चुनाव भी अपने आप में कोरोना के संक्रमण में तीसरी वेव में हम किस तरीके से लड़े, इसके नए नए तरीके से हम इजाद किए हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हम कोड ऑफ कंडक्ट और जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए हम चुनाव में उतरे हैं और हमारी कोशिश है कि हम उन सारे नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ें और उसको हम पूरा करें, ताकि हम निश्चित रूप से एक चुनाव के क्रम में भी आगे बढ़ें और साथ ही साथ नियमावली का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार पार्टी के रूप में चुनाव को लड़े, ऐसी हमारी आशा भी है, अपेक्षा भी है और हम इसको करने का पूरा प्रयास करते हैं। मित्रों, आप सब लोग प्रबुद्ध मतदाता हैं। आप अकेले एक वोट के मालिक नहीं हैं, आप हजारों वोट के मालिक हैं। यानी आपके कहने पर समाज के लोग दृष्टि भी लेते हैं, दिशा भी लेते हैं और उसके माध्यम से चुनाव में अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते हैं। इसलिए आपके कंधों पर जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रजातंत्र में दिशा देने वाला, प्रजातंत्र में मुद्दों को रखने वाला और प्रजातंत्र में मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चुनाव की प्रक्रिया में चुनने की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान करने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सारी चीजों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और पूरे अच्छे ढंग से करेंगे। मैं हमेशा चुनाव के बारे में, कभी किसी चीज के बारे में चर्चा करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब चुनाव आते हैं तो पार्टियां नए नए तरीके से लोगों को लुभाने का प्रयास करती हैं। कोई मैनिफेस्टो निकालती है, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा, मैं ये दूंगा। कोई कहता है मैं इस तरीके से समाज की चिंता करूंगा, मैं इस तरीके से समाज की चिंता करूंगा। ये 15-20 दिनों में मतदाता के लिए एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है कि किसको चुने किसको ना चुने, कौन अच्छा है कौन गलत है। मैं हमेशा सब लोगों को कहता हूं, देखो, कभी भी इस आधार पर किसी को मत चुनो कि वो आगे क्या करेगा। कभी भी किसी को चुनना है तो हमेशा इस आधार पर चुनो कि उसने और उसकी पार्टी ने पीछे क्या किया है। पीछे जो किया है वही आधार बनेगा कि वो आगे क्या करे। पीछे गलत किया हो और आगे अच्छा करेगा, संभव नहीं है। कहना आसान है, लेकिन पीछे अच्छा किया हो तो आगे अच्छा ही करेगा, इस बात की गारंटी है और इसको हमको समझना है। अब देखिए, हम लोग राजनीति में हैं, आते हैं, आप सब लोग थोड़ा भूल जाते होंगे, लेकिन मैं तो याद दिलाने वाला व्यक्ति हूं और चाहूंगा कि आप भी मतदाता को याद दिलाएं। पिछले 60-70 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए और यहां भी आप सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों का इतिहास उठा के देखिए। हर बार ये नया मैनिफेस्टो लेकर के आए कि नहीं आए? और कभी इन्होंने हिसाब नहीं दिया कि पीछे इन्होंने किया क्या। ये रिपोर्ट कार्ड की संस्कृति, 5 साल बाद जनता के बीच में दम लगा करके बोलना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ये किसी ने बताया है और इस संस्कृति को कोई लेके आए हैं तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली।
जो लोग जात के नाम पर वोट मांगते रहे आजकल विकास की बात करने लगे कि नहीं करने लगे? ये उनकी इच्छा नहीं है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर निकल पड़ा है आगे। इस बात को हमको समझना है और इसलिए हम सब लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम किस आधार पर लोगों को चुन रहे हैं। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा कोरोना। मुझे स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका भी मिला। यहां इस देश में कोई भी वैक्सीन कोई 10 साल बाद मिली है, कोई 20 साल बाद मिली है, कोई 30 साल में अब मिली है। और जापानीज इंसेफ्लाइटिस, जिससे उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल ग्रसित था, इसकी दवाई 1906 में आ गई थी, 1906 में। और यह दवाई भारत में 2006 में आई है। यह भारत की स्थिति रही है। 1906 में 1935 सॉरी, जापान में जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवा 1935 में आई और हमारे यहां योगी जी जब एमपी बने तो 2006 में आई। टेटनस की दवा 47 में आ गई थी, भारत में पहुंचते पहुंचते 70 में। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, कोई भी आप दवाई उठा करके देख लीजिए। जब दुनिया में से ये हमारे यहां पल्स पोलियो का अभियान, ये अभियान हमारे यहां 97-98 में शुरू होना, इसको मिशन मोड में लिया गया। लेकिन ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। 2020 के 16 जनवरी को पहला केस कोरोना का भारत में आया था और 20 अप्रैल को टास्क फोर्स बैठा करके वैक्सीनेशन की तैयारी शुरू हुई और 16 जनवरी 2021 को एक नहीं 2 वैक्सीन बना करके भारत को। अब मैंने कहा ना कि क्या कहा था और क्या किया था, इसको आधार बनाओ। जब भारत वैक्सीन बना करके दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम और सबसे तेज गति से चलने वाला वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था, उस समय आपके नेता इसको मोदी वैक्सीन बोल रहे थे, बीजेपी की वैक्सीन बोल रहे थे। यहां के पूर्व मुख्यमंत्री वो इसको लोगों को भटका रहे थे। हां कि ना? हां कि ना? भटकाया था कि नहीं भटकाया था? और क्या कहा था किसने? किसी ने कहा वी आर नॉट गिनी पिग्स, वी आर नॉट रैट्स। क्या कहा था? इससे ये बिना ट्रायल के, तीसरे ट्रायल के ये वैक्सीन आ रही है। आज मैं पूछना चाहूंगा कैसी लगी मोदी वैक्सीन? कैसी लगी बीजेपी की वैक्सीन? अरे तीसरे वेव में देश को सुरक्षित कर दिया, ये मोदी जी के वैक्सीन के कारण हुआ। इस बात को इसलिए उन्होंने क्या कहा था और क्या किया था और हमने क्या कहा और क्या किया, ये आधार है चुनाव में जाने का। आप देखिए अमेरिका, आप देखिए सारा यूरोप, फ्रांस, इटली, सारे के सारे, आप बताइए इनकी हमसे स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी थी कि नहीं थी? और ये लड़खड़ा गई कि नहीं लड़खड़ा गई? और हमारा 135 करोड़ का देश, 130 करोड़ का देश, इतना बड़ा देश, बताइए मोदी जी ने टाइम पर लॉकडाउन लगा करके देश को तैयार किया कि नहीं किया? आप बताइए सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम करके देश को सुरक्षित किया कि नहीं किया? ये क्या कहा था और क्या किया था ये बताता है। और एक तरफ वो लोग हैं जो राजनीतिक दृष्टि से इतनी छोटी दृष्टि रखते हैं कि देश की वैक्सीन को मोदी वैक्सीन बोल करके लोगों को भटका रहे थे। बताइए उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ न्याय किया था या न्याय किया? अगर उन्होंने अन्याय किया था तो अब ये आपका समय है कि आप न्याय करो और आप न्याय करके तय करो कि यहां पर खिलेगा तो सिर्फ कमल खिलेगा। इस बात को आप बताइए, मैं उदाहरण दे रहा हूं।
और मेरी बात किसी को बुरी लगे तो टोक देना मुझे। हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, जवाब देने की ताकत रखते हैं। आप बताइए कि पिछली महामारी में जो पिछली शती में आई थी, उसमें बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे। बीमारी से ज्यादा लोग भूखमरी से मर गए। और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले साल मार्च महीने से 2021 की मार्च से लेकर बोलिए 80 करोड़ की जनता को मुफ्त अनाज दिया है कि नहीं दिया है? बोलो, योगी जी ने फिर से अपने तरफ से भी अनाज दिया है कि नहीं दिया? कोई भूखा नहीं रहा। ये सही है कि नहीं है? ये हमने कहा था, हमने करके दिखाया है। छोटी घटना नहीं मित्रों, कहना बड़ा आसान है। 80 करोड़ की जनता 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं, नमक, तेल, और योगी जी ने अपने तरफ से भी जोड़ा। कितना सुरक्षित रखा, कितना चीजों को आगे बढ़ाया है, किस तरीके से चीजों को संभालने का प्रयास किया है। आप बताइए, 1,000 रुपए की तरफ 1,000 रुपए प्रति वर्कर को, लेबरर को 23 लाख वर्कर्स को दिया योगी जी ने कि नहीं दिया? 230 करोड़ दिए थे कि नहीं दिए थे? जब वो लेबर आ रही थी और वो उस समय मुंबई में और दिल्ली में लोगों ने, वहां के राजनीति ने स्वार्थपूर्वक लोगों को वहां से भेजने का काम किया था कि नहीं किया? उनकी चिंता नहीं की थी। बेचारा उत्तर प्रदेश का लेबर वापस आया था, उनको घर तक पहुंचाने का काम योगी जी ने किया था कि नहीं किया था? उनको 1,000 रुपए देने का काम योगी जी ने किया था कि नहीं किया था? तो जो कहा था वो किया था। और उस समय मैं पूछना चाहता हूं, कहां थे हमारे नेता? आजकल जो निकल करके भाषण दे रहे हैं, कहां थे? जानकारी भी नहीं है कि भारत में थे कि इंग्लैंड में थे, कहां थे? आप बताइए, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कोरोना के संक्रमण में कोई पार्टी आपको दिखी थी? कोई दिखी थी? ये ट्विटर पर मिलते थे, ट्वीट करते थे, टेलीविजन पर दिखते थे, लैपटॉप लगा करके, और ये भी नहीं पता चलता था कि यहां है कि इंग्लैंड है। ये भी नहीं पता चलता था यहां है कि विदेश। ये इनकी स्थिति थी। तो ये आधार है जिसको हमको तय करना चाहिए कि कौन खड़ा है। मुझे खुशी है, मैं ऐसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं जिसके करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह बगैर किए हुए लोगों की सेवा के लिए उतर गए और फूड पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर पहुंचाने का काम उन्होंने किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। आप बताइए, योगी जी ने विडोज की, ओल्ड एज की, दिव्यांग की पेंशन बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? 1,000 किया कि नहीं किया? योगी जी की सरकार ने 500 रुपए पर महीने अनऑर्गेनाइज लेबर को दिया कि नहीं दिया? हमने गरीबों के आंसुओं को पोंछने का प्रयास किया, उनको ठीक तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज चुनाव है, आपके ध्यान में है ना कि हमारे विरोधी कुछ लोग पर्चा जेल से भर रहे हैं, देखा है ना? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये दोस्तियां हैं, पुरानी दोस्तियां। सवाल, क्या मजबूरी है कि आज उनको उन्होंने कैंडिडेट बनाया? क्या मजबूरी है? तो वो शोले फिल्म का गाना आता, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि बुरा का साथ बुरे से होता है तो छूटता नहीं है। वो जकड़ लेता है, वो पकड़ लेता है। आधे जेल से लड़ रहे हैं, आधे गेंद पर लड़ रहे हैं। क्या है ये, क्या चल रहा है? और आज बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आप बताइए कि हमारे ये तमाम नेता के आपने ट्वीट भाषण सुने हैं ना? समाज को तोड़ने का काम किया है कि नहीं किया इन नेताओं ने? किया है कि नहीं किया? आज उनको आपको गले लगाने की क्या जरूरत है? क्यों गलबानियां कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि आपकी मजबूरी है। आपके रिश्ते जिस प्रकार से हैं वो सब लोग जानते हैं। अगर मैं बात करूं, हमने हमेशा कहा हम वैचारिक दृष्टि से पार्टी है, परिवारवादी पार्टियां नहीं है, जाति की पार्टियां नहीं है।
आज ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू करो, पीडीपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर के नीचे तक चले आओ, आप तेलंगाना तक पहुंच जाओ, आपको सब जगह परिवार की पार्टियां मिलेगी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? परिवार की पार्टियां मिलेगी। और जो राष्ट्रीय पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वह भी परिवार पार्टी हो गई, वो भी परिवार वाली पार्टी। रीजनल पार्टी तो हुई, कहीं ममता, कहीं चंद्रशेखर, कहीं टीआरएस, कहीं हमारे वाई साहब, ये सब लोग हैं, सारे हैं, सारे परिवार की पार्टियां होंगी, कोई बचा नहीं वैचारिक दृष्टि से। ये भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता पर बैठने नहीं आई है, सत्या के माध्यम से देश को मजबूत करके आगे बढ़ने आई है। इसको बताइए, आपने कभी सोचा था कि धारा 370 धाराशाही होगी? सोचा था? पालन से नारे लगा रहे थे, अकेली पार्टी थी, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो पैगाम नहीं चलेंगे। मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की रणनीति ने धारा 370 को धारा जो कहा वो करके। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था कि 3 तलाक, ट्रिपल तलाक को समाप्त करो? कहा था कि नहीं कहा? किस नेता ने और किस पार्टी ने देश को पूरा किया? किसी में दम नहीं था। ये दम था और ये विचार था कि हमारी मुस्लिम महिलाओं को इस दंश से उनको आजाद कराना है। यह ताकत और यह फैसला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया और ट्रिपल तलाक को समाप्त किया और मुस्लिम महिलाओं को आजाद किया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 3 तलाक पाकिस्तान में नहीं है, 3 तलाक बांग्लादेश में नहीं है, 3 तलाक सीरिया में नहीं है, 3 तलाक ईरान में नहीं है, इराक में नहीं है, इंडोनेशिया में जो मुस्लिम बहुल्य है वहां नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है 3 तलाक। हमारे यहां सेकुलरवादी 3 तलाक के साथ करते, जो अपने आप को तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। समाज देश की नहीं चिंता, हमने विचार को लेकर चिंता की और 3 तलाक समाप्त किया कि नहीं किया? मुस्लिम महिलाओं को आजाद किया कि नहीं किया? ये 13वीं शताब्दी का चला आ रहा कानून को समाप्त किया कि नहीं किया? और इसके विरोध में कौन लोग खड़े हुए? जो 21वीं शताब्दी की दुहाई दिया करते थे। कौन लोग इसके विरोध में खड़े? वो लोग इसके विरोध में खड़े। आप बताइए, राम जन्मभूमि पर आजकल मुझे बड़ी खुशी होती है। कोई हनुमान मंदिर जा रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, और जिनको आचमन करने नहीं आता हो और चरणामृत लेने नहीं आता हो, वो आजकल चंदन लगा करके भाषण दे रहे हैं। ये किसने सिखाया? ये किसने बताया? ये क्यों है? इच्छा नहीं है आपकी, मजबूरी है। क्योंकि देश का नौजवान, देश के लोग भारत के संस्कृति के साथ प्यार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये लोग अब रामजन्म, इन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलाई। आज वो बोलते मैं भी पुजारी हूं, बहुत अच्छी बात है, दे रहा है जुलूस है, किसने मना किया? लेकिन हां, जब आधार लेने की बात आती है तो हमको ये आधार तय करना चाहिए कि कौन सच्चा है, कौन पक्का है, कौन कच्चा है, कौन झूठा है, और कौन लोगों को बरगला रहा है, ये हमको समझना चाहिए। आज हमें खुशी है, भव्य राम मंदिर वहां पर बन रहा है। हम लोगों को सबको खुशी है कि नहीं खुशी है? तो इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं विकास की बात करूं, अब यह है, हाँ आप बताइए, समाज को सबको साथ लेकर के आज काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, जो लोग पतली तंग गलियों से जाकर के काशी विश्वनाथ के दर्शन करते थे, आज गंगा स्नान करके सीधे काशी विश्वनाथ आने की व्यवस्था हुई कि नहीं? तो हमको ये सारी चीजों को समझना चाहिए। जो कहा, जो किया, जो कर रहे थे, जिन चीजों को हम आगे बढ़ा रहे थे, उसको हमको समझना चाहिए। एग्रीकल्चर की बात मैंने पहले भी की, आज भी मैं करूंगा। किसान नेता बनने का बहुत लोगों को था, बहुत लोगों ने कोशिश की राजनीति में, किसान नेता बने, किसान नेता बने, अपने समर्थकों से कहलवाया ये किसान नेता, किसान नेता। किया क्या उन्होंने किसान की?
मैं इस खुले मंच से चैलेंज देता हूं, मुझे बताओ किसानों के लिए क्या किया किसने और किसने किया। अगर किसानों के लिए किसी ने किया है तो वह यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कहने को नहीं कह रहा हूं मैं, 22,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज एग्रीकल्चर का बजट, केंद्रीय बजट 1,23,000 करोड़ सालाना, 1,23,000। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10.5 लाख किसानों को और 180 लाख करोड़ रुपए, 180 लाख करोड़ रुपए का की व्यवस्था, 1.8 लाख करोड़ ये खर्च करके 10 इंस्टॉलमेंट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10.5 लाख किसानों के खाते में पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। ये 57,000 रुपए 10 साल बाद किसानों की ऋण माफी का नाम लेकर के ये राजनीति करते थे। आज प्रधानमंत्री ने 180 लाख करोड़ रुपए पहुंचाया है और किसानों के खाते में 500 रुपए के हिसाब से पहुंचाया। और उसी तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 41,000 करोड़ रुपए 2.5 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाया गया है। आप बताइए, ये डीएपी का सब्सिडी 140% मोदी जी ने किया कि नहीं किया। जो खाद की बोरी, डीएपी की बोरी जो आपको 2,400 रुपए में मिलती थी, आज 1,200 रुपए में मिल रही है कि नहीं मिल रही है। आपको एक बोरी मुफ्त मोदी जी ने दिया कि नहीं दिया। उसी तरीके से अगर हम देखें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा पेमेंट हुआ है। और यूपी में 2.7 यानी 2,70 लाख किसानों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर 1.5 गुना लागत का देना, ये मोदी जी ने किया कि नहीं किया। स्वामीनाथन कमीशन की रिकमेंडेशन को लागू किया कि नहीं किया। जो कहा था वो किया, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड, आज 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को मिल गए हैं, उनके यहां डिस्पैच हो गया 22 करोड़। और उत्तर प्रदेश में 3.7 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड मिला। यहां आदमी का हेल्थ कार्ड नहीं मिलता था और यहां मिट्टी का भी हेल्थ कार्ड पहुंचा दिया मोदी जी, और 22 करोड़ किसानों तक पहुंचाया सॉइल हेल्थ कार्ड। ये जो इसको भी हमको समझना चाहिए। 100% नीम कोटेड यूरिया हो गया। उसी तरीके से किसान पेंशन 500 रुपए की पेंशन पर मंथ 45 लाख बेनिफिशियरीज को उत्तर प्रदेश में योगी जी ने पहुंचाया है। कभी सोचा था कि किसान भी पेंशन लेगा। आज 45 लाख किसानों को 500 रुपए की पेंशन मिली। 36,000 करोड़ लोन जो है वो वेव हुए हैं और 86 लाख फार्मर्स के लोन वेव हुए हैं। गन्ने की बात अगर हम करें तो 1,40,000 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान योगी जी ने उत्तर प्रदेश में किया है, जिसमें 11,000 करोड़ रुपए अखिलेश बाबू का भी दिया है। वो भी छोड़ के चले गए थे 11,000 करोड़। सवाल डीएसपी के समय में 21 शुगर मिलों को कौड़ियों के भाव में बेच दिया गया। 18 शुगर की फैक्ट्रीज बंद हो गई। अखिलेश जी के समय में 11 शुगर की फैक्ट्रीज बंद हो गई और योगी जी के टाइम में 3 शुगर की फैक्ट्रीज नई चालू हुई हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 54 न्यू डिस्टिलरीज हुई हैं और 50% डिस्काउंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल के भुगतान किया। आज उत्तर प्रदेश शुगर केन में सबसे आगे, शुगर में सबसे आगे, इथेनॉल में सबसे आगे, हर एक मटर में सबसे आगे, मैंगोज में सबसे आगे, मिल्क में सबसे आगे, मिल्क प्रोडक्शन में सबसे आगे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति आकर की। मैं यहां आया हूं तो आपसे जरूर चर्चा करना चाहूंगा। एक समय में उत्तर प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में 59 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 59। 4 न्यू एक्सप्रेस हाईवेज बने, 2 न्यू एक्सप्रेस हाईवेज, 4 न्यू एक्सप्रेस हाईवेज बने, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने। पहले 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते, आज 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट खड़े हुए हैं या बन रहे हैं। इसको भी हमको समझना चाहिए। और जेवर में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है वो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर। और
दुनिया का दूसरे नंबर का एयरपोर्ट बन रहा है। वो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उसको भी हमको 10 स्मार्ट सिटीज बन रही हैं। मेट्रो 5 जगह पर ऑपरेशनल हो रही है, लखनऊ में, कानपुर में, गाजियाबाद में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। और उसके साथ साथ अब मेट्रो का काम कहां कहां चल रहा है? आगरा में, मेरठ में, गोरखपुर में, प्रयागराज में, वाराणसी में। ये बदलती हुई तस्वीर उत्तर प्रदेश की है कि नहीं है? आपको उत्तर प्रदेश पिछले 5 सालों में बदला हुआ दिखता है कि नहीं दिखता है? विकास की दृष्टि से दिखता है कि नहीं दिखता है? तो इन बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत सारे वेस्ट में चुनाव लड़ा ही हेल्थ सिक्योरिटी पर जाता है। अमेरिका का चुनाव हेल्थ सिक्योरिटी पर होता है, लेकिन वहां हेल्थ इंश्योरेंस की एश्योरेंस डिसाइड नहीं कर पाए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख परिवार यानी 55 करोड़ लोग, 130-35 करोड़ की जनता में 40% की आबादी को 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारियों का इलाज के लिए व्यवस्था की है आयुष्मान भारत के तहत। और यह उत्तर प्रदेश में भी इसको बखूबी लागू किया गया है। यहां 2 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिए गए कि नहीं दिए गए? मेडिकल कॉलेज दिए गए। उसी तरीके से अब सपा के राज में क्या होगा? पहली बात तो समझ लीजिए कि ये जाति विशेष की ही चिंता होती है। अगर सपा की सरकार आई है तो एक की चिंता होगी, बसपा की सरकार आई है तो एक की चिंता होगी। यही होता था कि नहीं होता? और इसे 5 सालों के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर के योगी जी आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? तो ये हमको समझना चाहिए। हम प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को, और उसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि हम मकान दे रहे हैं। लगभग 45 लाख लोगों को ये मकान दिए गए हैं, जिसमें टॉयलेट, शौचालय, जिसमें अलग से रसोई घर, जिसमें अलग से बेडरूम और जिसमें गैस का कनेक्शन, ये सारी चीजें दी गई हैं। सपा के राज में क्या होता था कि कमजोर आदमियों के मकानों पर, मैंने नहीं बोला, आपने बोला, इसका मतलब जग जाहिर है कि कब्जा। आज शांति है कि नहीं है? आज बहू बेटियां इज्जत के साथ घूम सकती है कि नहीं घूम सकती? उनको सुरक्षा मिली है कि नहीं मिली? और पुराने जमाने में यानी 5 साल पहले क्या स्थिति थी? माफिया राज था कि नहीं था? गुंडागर्दी थी कि नहीं थी? आज माफिया या तो बाहर है, जेल में है और सरेंडर कर रहे हैं। तो इन बातों को हमको समझने की जरूरत है और उसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने 45 लाख का 42 लाख आवास योजना में मकान बने हैं, वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। 2 करोड़ यहां पर, 11 करोड़ देश में और 2 करोड़ यहां पर इज्जत कर बने। इसका मतलब 2 करोड़ परिवार के महिलाएं, बच्चे बाहर जाया करते थे अपने दैनिक जीवन के व्यवस्था के लिए। क्या ये उचित था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन लोगों को इज्जत घर दे करके उनको ताकत दी कि नहीं दी? तो ये अंतर समझना चाहिए। वो खेतों पर कब्जा करते थे, वो माफियागिरी करते थे और हम लोग उसी तरीके से लोगों के विकास के लिए काम में जुटे। आज मुझे खुशी है कि यहां पर हॉस्पिटल में 300 ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था बरेली में की गई। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इसको बरेली में खड़ा किया गया है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का आंवला में प्लांट लगा है, प्रधानमंत्री सीएम केयर फंड के तहत वो भी लगाया गया है। उसी तरीके से पॉलिटेक्निक कॉलेज का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसी तरीके से हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज तहसील नवाबगंज में उसका भी काम चल रहा है। तो विकास की एक नई गाथा। उसी तरीके से हमारे स्मार्ट सिटी के तहत मिशन मोड में काम चल रहा है। उसी तरीके से बस स्टेशन फरीदपुर में बन रहा है। उसी तरीके से ब्यूटिफिकेशन का काम जो है वो रोडों का चल रहा है। तो हर दृष्टि से एक विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है, जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग में, बैम्बू बिजनेस में और ये जरदोसी का जो एम्ब्रॉयडरी होती है उसमें आपके यहाँ अच्छा काम चल रहा है, वो हम सबको ध्यान दें। मित्रों,
आज मैं एक बात जरूर आपके साथ आपको याद दिलाना चाहूंगा। 1 जनवरी 2008 को रामपुर में सीआरपीएफ के कैंप पर AK-47 से अटैक हुआ था, याद है सबको? और आपको याद है कि उसमें 7 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, याद है सबको? एक रिक्शा वाला भी मारा गया था। लगभग इन सारी चीजों में बाद में लश्कर-ए-तौयबा का हाथ पाया गया। शहाबुद्दीन और उसके साथी अरेस्ट हुए थे और उसमें 15 केसेस उनके ऊपर लादे गए थे। क्या ये सच्चाई नहीं है कि बतौर मुख्यमंत्री आतंकवादियों के केस को ड्रॉप करने का काम अखिलेश जी ने किया था? ये सच है कि नहीं है? अब आप बताइए कि कोई मुख्यमंत्री क्या शपथ लेता है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, उसको अक्षुण्ण रखूंगा, और एक आतंकवादी को जिसने सीआरपीएफ के 3 जवान मार दिए, 7 जवान मारे गए, एक गरीब रिक्शा वाला मारा गया, लोग पकड़ने आ गए और उनको छुड़ाने का काम, केस ड्रॉप करने का काम अगर रक्षक भक्षक बन जाए तो उत्तर प्रदेश का क्या हुआ? ये याद रखना चाहिए और मैं याद दिलाने आया हूं। देखिए, आप लोग कहते हैं कि चावल के एक कण से पता चल जाता है कि क्या चावल की किस्म है, तो नेता की भी एक हरकत से पता चल जाता है कि नेता कैसा है। ये छोटी घटना नहीं है। आतंकवादियों को छोड़ने की हिम्मत करना, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस केस को, उस ऑर्डर को क्रैश किया और उसमें से फिर केस चला और केस चलने के बाद उसमें लोगों को सजा हुई, सजाए मौत भी हुई और आजीवन कारावास भी हुआ। हम कहां ले जा रहे हैं? हम कहां ले जा रहे थे उत्तर प्रदेश को? आप ऐसे लोगों से न्याय की आशा कर सकते हो क्या? नहीं। आपको मैंने नेता की और उनकी पार्टी की किस्म बता दी कि नहीं बता दी? क्यों जेल में रहने वाले लोगों को कैंडिडेट बना रहे हो? क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्यों बेल पर रहने वाले लोगों को कैंडिडेट बना रहे हो? ये दोस्ती टूट नहीं सकती है। इन्होंने आपके साथ धोखा देकर के फिर वही काम करना, और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि विकास का उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, शांति का उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले, तो एक ही रास्ता है, वो है कमल का फूल, वो है मोदी जी का। आप बताइए, हम अगर आरोप लगाते हैं वंशवाद तो गलत लगाते हैं क्या? एक ही परिवार के दर्जन भर लोग हैं कि नहीं राजनीति में? चाचा, ताया, भतीजा, बेरोजगारी खत्म कर दी, रखा ही नहीं, कोई बचा नहीं। इनके लिए बेरोजगारी का अर्थ यही है और कोई अर्थ नहीं है भैया। परिवार को, इनके यहां विकास का मतलब खुद के परिवार का विकास है, इससे ज्यादा का नहीं है। बाकी हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। बताइए, उनके समय में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? स्कैंडल हुए कि नहीं हुए? माफिया राज था कि नहीं था? खनन माफिया था कि नहीं था? रेत माफिया था कि नहीं था? अनाज माफिया था कि नहीं था? कौन सा माफिया? लैंड माफिया था कि नहीं था? तो ये हमको ध्यान में रखना होगा कि ऐसे लोग जो आज घड़ियाली आंसू बहाते हो या फिर नए नए प्रलोभन लेकर के आते हो, हमको अगर किसी को पहचानना है तो पार्टी के चरित्र को पहले से पहचानना पड़ता है। और ये आदतें जाती नहीं है, ये मजबूरियां के साथ ही चलती हैं। इसलिए आज हमारा ये सौभाग्य है कि हमको विश्व में जिनको सब लोग मानते हैं, ऐसे नेता देश को मिले हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके हाथों में देश को और योगी जी दिन रात मेहनत करके उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए लगे हुए हैं।
पूरी ताकत से लगी। देखो, मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, लंबे समय में सरकार में रहा हूं, मुझे मालूम है मैं किसी के बारे में चर्चा करूं अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, एक समय उत्तर प्रदेश में मैं आया था स्वास्थ्य मंत्री और मैं वरिष्ठतम नेता से मिलने आया था और मैंने कहा कि 22 करोड़ बच्चों को परसों में पेट में जो कीड़े होते हैं उससे निजात दिलाने के लिए, डीवर्मिंग के लिए हम दवाई देने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में ये संख्या लगभग 4 करोड़ होगी। तो मैंने पूछा इसकी तैयारी क्या है, तो हमको जवाब मिला कि हमें तो ध्यान में नहीं है कि डीवर्मिंग डे परसों है। तो हमें यह समझ में आ गया चावल की किस्म से कि नेता की किस्म क्या है। ऐसे देश चलता है क्या? ऐसे लोगों के हाथों में आपने चाबी देनी है? बताइए, उन्होंने आपके साथ धोखा दिया कि नहीं दिया? तो उनके साथ न्याय करने का समय कब आएगा? तो उस न्याय को आप कीजिए। उनको मैं निवेदन करूंगा, उनको आप आराम दीजिए, इनको आप काम दीजिए। ये काम करें, वो आराम करें। वैसे भी अधिकतर जेल में आराम ही कर रहे हैं, तो उनको आप आराम दीजिए, हमको काम दीजिए, हम काम करेंगे और उत्तर प्रदेश को आगे ले जाएंगे, विकास की ले जाए। आप बताइए, आज उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बन गया कि नहीं बन गया? और एक समय में इंडस्ट्री यहां से भाग रही थी कि नहीं भाग रही थी? छोड़ रही थी कि नहीं छोड़ रही थी? मालूम नहीं शाम को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप बताइए, अपहरण उद्योग था कि नहीं था? उद्योग था कि नहीं था? आज नया नया मैन्युफैक्चर लैपटॉप लेके आएंगे, पुराना लेके 15 लाख लैपटॉप में से तो 6 लाख तो कारपेट का घोटाला ही हो गया। अध्यक्ष जी, धर्मपाल जी बैठे हैं इसके बारे में, इनका बेटे का जो है वो हुआ था अपहरण हुआ। हाँ धर्मपाल, तो ये तो आप बीती बताई कि क्या स्थिति। इसलिए मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करने आया हूं, पब्लिक नागरिकों से, कि यह चुनाव जो हमने अब हमारा नारा है, सोच ईमानदार, काम दमदार, काम असरदार। ये नारा समाजवादी पार्टी बीएसपी लगा सकती है क्या? नहीं। वो कह सकती है कि जो कहा था वो किया है? नहीं। जो कहेंगे वो करेंगे? उनका नारा होना चाहिए, जो कहा था वो नहीं किया, जो नहीं कहा था वो करके दिया। क्या करके दिया? अपहरण। क्या करके दिया? माफिया। क्या करके दिया? रेत घोटाला। क्या करके दिया? कौन सा? हाँ, रोटी का घोटाला। कई घोटाले हैं, घोटाले ही घोटाले। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, आप प्रबुद्ध मतदाता हैं, आप सब लोग हाँ ठीक बहुत से हैं, आप लोग हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि मुझे मत सुनाइए, जनता को बताइए, क्योंकि आप प्रबुद्ध नागरिक हैं और जनता को बताकर न्याय हो, न्याय कीजिए और विकास के काम में जो एक मोमेंटम मोदी जी के आशीर्वाद से योगी जी के द्वारा चला है, उस मोमेंटम विकास को और तीव्र गति से आगे बढ़ाने में आप सब योगदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।